हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गोविंद आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा 28 मई का करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल है कि 11वां एनपीटी समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। एनपीटी का मतलब क्या है? एनपीटी एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ट्रीटी। इसका मतलब ये समझिए कि हिंदी में समझिए कि परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। कब ये हुई थी? ये 1968 में ये हुआ था, किंतु इसे लागू कब किया गया था? ये 1970 में, 1968 में आया था। सभी देशों से कहा गया कि भैया आइए सभी देश और इस पे हस्ताक्षर करिए। किंतु जब कोई भी परमाणु जैसे अगर चीजें हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है तो आपको एक चीज रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। रेक्टिफाई करने का मतलब है कि आप कोई भी देश अगर इस पे हस्ताक्षर करेगा तो वो जाता अपने संसद के पास, यानी कि अपने देश के संसद के पास जाएगा। वहां से उसको भी उस चीज को पास कराता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ये चीज इस पे साइन करने के लिए। तो ये 1968 में तो हस्ताक्षर मान लो हो गया, किंतु इसे रेक्टिफाई कब किया गया? सारे देशों के बीच ये 1970 में रेक्टिफाई कर दिया गया और 1970 से ये चीजें लागू है। इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था कि भाई परमाणु अप्रसार यानी कि जो एटम बम है, एटम विपन है, उसका हम लोग प्रसार नहीं करेंगे, यानी कि जितना है उतना ठीक है। अभी तक एक एक जनवरी 1967 से पहले जिसके पास परमाणु हथियार है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसमें पहली बात ये कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि अगर जिसके पास है अब वो उसके आगे नहीं बनाएगा, ये पहली बात थी। और जिसके पास अभी है वो उसका विस्तार नहीं करेगा। मतलब केवल उस टाइम पे केवल 5 ही देश थे और उस 5 देशों को P5 के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना एंड अमेरिका। FRBC। ठीक है, ये P5 देश है। और आपको मालूम है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये सदस्य भी इन 5 देशों के पास, क्योंकि चाइना ने 1964 में ही परमाणु हथियारों का क्या कर लिया था, इसने परीक्षण कर लिया था। तो इन 5 देशों के पास ही केवल परमाणु हथियार थे और ये क्या बोल रहे हैं कि जिनके पास 1967 से पहले परमाणु हथियार है वो लोग अब उन्हीं के पास कल परमाणु हथियार रहेगा और वो भी धीरे धीरे करके वो जो उनके पास परमाणु हथियार है उसे नष्ट करेंगे, यानी कि धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी जो परमाणु हथियार है उससे कुछ उन्नत तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे और बढ़ा रहे हैं ये लोग। जबकि ये लोगों ने क्या बोला था कि परमाणु हथियार जो है वो बढ़ाना नहीं है, उसे कम करना है। लास्ट में बोला गया था कि जो परमाणु हथियार अपने पास है वो परमाणु हथियार हम बिजली या कैंसर जैसे जो इलाज होते हैं उनके यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। और इसका जो पूरा मतलब ध्यान देगा वो कौन देगा? जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला जो एजेंसी है, ए आई ई ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करेगी, इसको पूरा ध्यान देगी। ठीक है, तो अभी 11वां बैठक हुआ है और 11वां बैठक है तो यहाँ पे जो अमेरिका और ईरान एक दूसरे से लड़ गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ है, युद्ध चल रहा है। और इधर अमेरिका और ईरान के बीच में चला एंड इजराइल और पैलेस्टाइन का भी ये सब युद्ध चल रहा था। तो ईरान बोल दिया कि मतलब आप खुद मतलब बनाना चाह रहे हो और हमें बनाने से रोक रहे हो। और ये जो IAEA जो ये है ना एजेंसी है, ये क्या काम करती है कि ये जा करके यहाँ पर अगर आपने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है तो ये आपके सब ठिकानों को ये चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, आप क्या क्या कर रहे हो, सब चीजों को ये चेक करने का काम करती है। आप कहोगे सर क्या भारत ने इस पे हस्ताक्षर किया है? तो भाई साहब भारत ने 1968 में ही मना कर दिया था इस पे हस्ताक्षर करने से। क्यों मना कर दिया?
इसलिए बोला कि ये जो है ना, ये लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। एक तरफ जहां ये देशों को मना करे कि अब परमाणु हथियार नहीं बना सकते, वहीं पर दूसरी तरफ ये जो P5 कंट्री उन्हें बनाने का, या जिन्होंने बना रखा है, उन्हें और प्रोत्साहित कर रही है। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि 1962 एंड 1965 का जो युद्ध हुआ था, उसकी वजह से इंडिया और वो आ गया था। क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो चाइना के पास ऑलरेडी परमाणु शक्ति थी। इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और हमें इस बात का डर था कि अगर हम ये जब चाइना चाहेगा, जब भी चाहेगा, हमें डरा सकता है परमाणु हथियार की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हुआ था। 27 अप्रैल से 22 मई, यानी कि 4 हफ्ते तक चला था। यहाँ की जो अध्यक्षता की थी, वो डो होंग वियत ने की थी। और परिणाम क्या है वो आपको मालूम है कि विफल हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच में तीखा गतिरोध रहा। एनपीटी एक लगातार तीसरी असफलता है, 2015, 2022 के बाद 2026 का ये लगातार है। एनपीटी तीन चीजों पे काम करता है। पहली बात बोलता है कि ये अप्रसाद नहीं करना। दूसरी बात बोलता है कि निरस्त्रीकरण करेंगे, यानी कि धीरे धीरे कम करेंगे। और तीसरी बात बोलता है कि परमाणु जो ऊर्जा है, उसका जो यूज हम करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अपवाद की अगर हम बात करें, तो जो हमारा नॉर्थ कोरिया था, ये भी इसका क्या था, इसका एक सदस्य था। लेकिन 2003 में ये क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अगला जो सवाल बन रहा है कि नागोया जो प्रोटोकॉल है, भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट में शामिल कुल रिपोर्टिंग डेटा अवधि समय सीमा क्या है? तो ये क्या है, 2017 से लेकर के 2025 तक का जो है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की डेटा की बात कही गई। अब सबसे पहले ये समझिए कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। नागोया प्रोटोकॉल जो है ना, जैसे समझिए कि मान लीजिए कि एक गांव है या एक जंगल है भारत में, और कोई विदेशी कंपनी आती है और देखती है कि वहां पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। अब वो उस जो दवा है उसको लेकर के जाती है, उसका दवा बनाते हैं, उस जड़ी बूटी का दवा बनाती है, और उससे वो अरबों खरबों रुपए कमाती है। लेकिन जहां पर वो मतलब कि जो जड़ी बूटी थी, वो उपजी है भारत देश में, उसका क्या, उसमें उस भारत सरकार का क्या, और वहां पे रहने वाले लोगों का क्या? ठीक है, इसी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून आया। कहाँ पे? जापान का जो नागोया जगह है, जापान का जो नागोया जगह है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून आता है, और सभी लोग सन 2010 में इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जिस भी कंट्री से आप कुछ लेके जाएंगे पहले, क्योंकि ये तो आप आए लेके गए, ये चोरी छिपे काम हो गया, आप अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जिस देश से आप लेके गए उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उसका भी तो कुछ हक होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर कंपनी या कोई भी जाएगा, और जिस भी देश से ये सब चीजें लेगा या रिसर्च करेगा, उस देश को उस चीज से बनी हुई, चाहे दवा हो चाहे कुछ भी हो, उससे जो भी मुनाफा होगा, एक तय हिस्सा उस देश की सरकार एंड वहां के रहने वाले जो नागरिक है, या गांव है, या जंगल के लोग हैं, उनको वो चीज देनी पड़ेगी। यानी कि एक मुफ्त तय राशि आपको क्या है, देनी पड़ेगी। तो सरकार इसके लिए एक, जो भी आता है अगर रिसर्च करना चाहता है या यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहता है, तो सरकार उसके लिए IRCC, यानी कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस करके एक सर्टिफिकेट जारी करती है। मतलब ये इस बात का प्रमाण रहता है कि जो व्यक्ति आया है वो चोरी छिपे नहीं काम कर रहा, उसे भारत सरकार ने अनुमति दी है, एंड वो रिसर्च कर सकता है, और वो जो व्यक्ति है वो उस चीज के लिए पैसे हमें देगा। ठीक है, तो ये चीजें आई है। अब आप देख सकते हैं कि नागोया जो प्रोटोकॉल है, ये 29 अक्टूबर 2010 में आया था, और 12 अक्टूबर 2014 में ये क्या हुआ, लागू हुआ। और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था ये, भारत में पहली बार ये क्या हुआ है, रिपोर्ट आकलित की गई है, एंड इसे प्रकाशित भी किया गया है। और जिसमें कहा गया है कि टोटल जो 66.24%, यानी कि सपोज करिए कि 100 अगर सर्टिफिकेट जारी हुए, तो उसमें से जो 66.24% जो है वो
किसने किया? अकेले भारत सरकार ने दिया है। ठीक है। डेटा की जो अवधि है वो 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक हुई है। और ये आप देख सकते हैं, कुल जारी प्रमाण पत्र जो है वो 3567 है। ठीक है, 3556 है। और इसमें कितना कुल एकत्रित जो राजस्व है वो कितना है? 2116.31 करोड़ आया, जिसमें से 139.69 करोड़ जो किसान थे उनको वितरित कर दिया गया। अगला सवाल आ रहा है कि जो विवाह है, तलाक है और उत्तराधिकार जैसे जो विषय है वो असम का जो असम राज्य है, असम यूसीसी विधेयक के मूल आधार है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये चीज याद रखिए कि ये सब विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ये समर्थित सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको मालूम है कि जो यूनियन है, यानी कि हमारी जो केंद्र है, उसने भी एक यूसीसी बिल लाया था। ये जो यूसीसी है ना, अब धीरे धीरे क्या है कि जो स्टेट है वो लागू कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि उत्तराखंड ने भी उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है। गुजरात से भी गुजरात का जो विधानसभा है वहां से भी पास हो गया है। अब ये तीसरा जो है वो कौन है? असम अपने स्टेट से क्या कर रहा है? ये पास कर रहा है, यानी कि इसके जो विधानसभा है यहाँ से भी ये पास हो गया है। बस अभी किसका हस्ताक्षर बाकी है? तो ये राज्यपाल का बाकी है, राज्यपाल का बाकी है। ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि यूसीसी होता क्या है, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये जो डीपीएसपी है यानी कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो आर्टिकल जो 44 है, उसमें एक साफ साफ कहा गया है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा था कि अगर हो सके तो राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए या इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आप अचानक लागू नहीं कर सकते। जैसे अचानक लागू करेंगे आपके सामने बहुत सारी चीजें इकट्ठा आ जाएंगी। तो ये धीरे धीरे क्या है, सब स्टेट लागू कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, यूसीसी में क्या होता है कि देखिए, हमारे पास जो कानून होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में क्या है कि आप कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए अगर मान लीजिए जैसे 302 के तहत आपको सजा मिल रही है, तो जो सजा किसी हिंदू मुस्लिम किसी हिंदू बच्चे को मिलेगी वही मुस्लिम बच्चे को मिलेगी, वही मतलब सबको समान मिलेगा। ठीक है, सबको समान कानून के तहत देखा जाएगा। ठीक है। किंतु जो सिविल लॉ होती है, इसमें ऐसा नहीं है। सिविल लॉ या पर्सनल लॉ बोलते हैं, पर्सनल लॉ बोलते हैं। तो जो पर्सनल कानून होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी चीजें नहीं चलती। जैसे आप देखेंगे कि शादी अगर करना है तो जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपना अलग तरीके से करते हैं, ईसाई अपना अलग तरीके से करते हैं, यानी कि सबका अलग अलग एक्ट के तहत किया जाता है। तो जब और उत्तराधिकार की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो महिलाओं को या तो जमीन में कोई अधिकार मिलता ही नहीं है, या फिर किसी किसी को मिल सकता है। अगर मिलता है तो कम मिल जाता है। तो ऐसा तैसा करके चीजें चल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया कि अगर जो भी चीजें होंगी, अगर तलाक के नियम जो हिंदू पे लागू होगा वही क्या लागू होगा, वही मुस्लिम पे लागू होगा, वही आपका ईसाई पे लागू होगा। यानी कि सभी को कोर्ट में जाकर के ही तलाक लेने पड़ेंगे। शादी करना है तो शादी का भी सेम रहेगा कि जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, शादी के 2 महीने बाद आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, चाहे किसी भी आप धर्म के हो। तो धर्म इसमें जो दीवार बनती थी वो धर्म दीवार नहीं बनेगी। ठीक है। आपको गोद लेना है तो किसी में गोद नहीं ले सकते, किसी धर्म में गोद नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर कानून बनेगा तो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, बाधा नहीं बनेगा। बच्चे को आराम से गोद ले सकते हैं। तो इस तरीके का क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक चीज और ध्यान रखिए कि अभी क्या है कि ये जो है ना, ये जो असम जो सरकार है ना, असम गवर्नमेंट इसे विधानसभा से पास की है, किंतु ये राज्यपाल के पास जाएगी। राज्यपाल इसमें साइन करने के बाद ये बोला है ना कि इसमें समर्थित सूची आपको मालूम है कि समर्थित सूची
जो है वो शक्तियों का बंटवारा करता है। अनुसूचित 7, और अनुसूचित 7 जब शक्तियों का बंटवारा करता है तो उसमें 3 अनुसूची आती है। एक संघ सूची आती है, एक राज्य सूची आती है, एक आती है समर्थित सूची। राज्य सूची का मतलब ये है कि राज्य इस मतलब कि उस राज्य सूची में जितने भी विषय रहेंगे उस पर केवल राज्य अपना कानून बना सकता है। संघ सूची का मतलब होता है कि संघ सरकार जो है उसमें आधारित जितने भी मतलब सब्जेक्ट रहेंगे उस पर कानून बना सकता है। समर्थित सूची का मतलब ये होता है कि संघ सरकार यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में जो संघ सरकार होगी उसका ही जो कानून है वो माना जाएगा। इसीलिए क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास ऑलरेडी सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए अभी असम सरकार उस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है, तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे से टकराएंगे। इसलिए अभी राज्यपाल के अनुमति के बाद ये फिर जाएगा किसके पास, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर करेंगे तब जाकर के ये फाइनल होगा, ठीक है। राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें क्या क्या पाबंदियां की गई है वो समझिए। पारित होने की जो तिथि है वो 27 मई 2026 को असम विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से क्या कर दिया, पारित कर दिया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, इनके नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ये किया गया। अगर राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड के बाद गुजरात जो है, और उसके बाद ये तीसरा राज्य बनने वाला है असम, ठीक है। और पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून में क्या होगा, विवाह तलाक और लिव इन रिलेशनशिप को भी इसमें विनियमित किया गया और कहा गया कि जो बहुविवाह करते थे इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है, आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। आप अगर विवाह कर रहे हैं तो दूल्हे की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, और लड़के की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल होनी चाहिए। एंड अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण कराना ही पड़ेगा। एंड अगर आपने शादी कर लिया तो शादी करने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको जाके पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये मेरा YouTube चैनल है और यहाँ पे 144 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF जो 14 सदस्यीय सर्व महिला टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रचा है, तो वो कौन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इन्होंने इनकी जो एक 14 सदस्यीय जो टीम थी, इन्होंने क्या किया, सफलतापूर्वक 14 के 14 लोग जा करके इस पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके आ गए हैं, ठीक है। तो ये वो पूरी टीम थी, ठीक है, 100% सफलता के साथ आई है। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो भनिता तिमुंगप्पी थे। और यहाँ पे विश्व पर्वतारोही में रूपमोनी गौड़ असम की पहली महिला थी, और अंजलि देवी जो जम्मू कश्मीर से थी, मार्गरेट साउथ कोल यानी कि नेपाल का जो साउथ कोल है उधर से इन्होंने स्टार्ट किया था। ITBP ये कुल पांचवा सफल एवरेस्ट अभियान रहा है, ठीक। अगर हम ITBP की बात करें तो ITBP जो है वो कहाँ पे लगाई जाती है, यानी कि जो चाइना का जो तिब्बत वाला इलाका है, तिब्बत और हमारा जो भारत का जो बॉर्डर लाइन है उस पर ये तैनात रहती है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1962 को जो चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद जो हमारी बॉर्डर है चाइना से लगती है, उसके सुरक्षा के लिए कौन आई थी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, यानी कि ITBP आई थी। केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और CAPF के अधीन जो 7 बल है उसमें से एक ये भी है। मुख्यालय जो है इसका वो नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा है, ठीक है। ये 3488 किलोमीटर की जो लंबा भारत चीन तिब्बत सीमा है उसकी सुरक्षा करने का ये काम करता है। इसके जो हेड है यानी कि जो महानिदेशक है वो शत्रुजीत सिंह कपूर है। अगर हम रीजन वीक की बात करते हैं तो रीजन वीक में हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो हैदराबाद का जो हैदराबाद हाउस है वो नई दिल्ली में वहां पर हुआ था। क्वाड देश में आप देख सकते हैं कितने आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो अनुराग गर्ग है उनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2026 तक, ये 27 तक बढ़ा दिया है। और ये NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनके क्या है ये हेड है। अभी हाल ही में जो चाइना है वो सेंझाऊ 23 मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को क्या किया है, वो लॉन्च किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पीछे का वीडियो देखना है तो आपको जा करके देख सकते हैं, सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल फिर से मिलते हैं, ठीक है।